हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हम पढ़ रहे थे रेडियस रेशियो के बारे में, तो आधा ही पढ़ पाए थे, जिसके बारे में फिर से एक थोड़ा सा रिकॉल करा दे रही हूँ आपको। रेडियस रेशियो क्या है? जनरली जो रेडियस रेशियो है, कल भी बताया था, फिर से बता दे रही हूँ। वो क्या होता है? कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस का अनुपात, इसे क्या बोलते हैं? रेडियस रेशियो। तो उसमें क्या था, कहाँ पर ये लागू होता है, उसके कुछ पॉइंट हमने लिखे थे। पहला था त्रिज्या अनुपात। जो रेडियस रेशियो है केवल आयनिक यौगिकों पर लागू होता है। धनायन की त्रिज्या बढ़ेगी तो रेडियस रेशियो का मान भी बढ़ेगा। यदि किसी आयनिक यौगिक की रेडियस रेशियो अधिक होता है तो उस यौगिक की स्टेबिलिटी भी अधिक होगी और उस यौगिक का कोऑर्डिनेशन नंबर भी अधिक होगा। ठीक है, ये पॉइंट थे इसके। वैसे भी आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि जो एनायन की रेडियस है वो कैटायन की रेडियस से बड़ी होती है, क्योंकि जो एनायन बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनते हैं, जबकि जो कैटायन बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके बनते हैं। जब कोई भी एटम जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, कोई भी आयन इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, तो क्या होता है, उसकी जो आउटर मोस्ट सेल है वो भी लॉस हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, उनका साइज घटता है। और यहाँ पे क्या है, जो रेडियस रेशियो है वो एनायन की रेशियो के व्युत्क्रमानुपाती है। जो रेडियस रेशियो है, अगर कैटायन की रेशियो बढ़ेगी तो रेडियस रेशियो की वैल्यू बढ़ेगी और कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। कुछ एज्यूम्सन थे जो रेडियस रेशियो में माने गए थे, उन एज्यूम्सन के बारे में कल बताया था, फिर से बता रही हूँ। पहला था कि जो धनायन और ऋणायन है, इस एज्यूम्सन में स्फेरिकल माने गए थे, दोनों को गोलाकार माना था, और जो धनायन है वो ऋणायन के द्वारा घिरा हुआ होना चाहिए और ऋणायनों से स्पर्श करते हुए होना चाहिए। अगर कोई यौगिक स्थायी है तो उसमें जो धनायन है वो अधिक संख्या में ऋणायनों द्वारा घिरा हुआ होना चाहिए, तब वो यौगिक स्थायी होगा। ठीक है, और जो ऋणायन है वो एक दूसरे को टच नहीं करते हुए होने चाहिए। ये 3 पॉइंट थे जिसके बेस पर हम किसी भी आयनिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी को देख सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं पॉइंट को फॉलो करते हुए हमने क्या किया था, अलग अलग अरेंजमेंट के लिए हम रेडियस रेशियो निकाल रहे थे पैकिंग के लिए। ठीक है, तो आपको पता है कि यदि धनायन का आकार छोटा होगा, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि जैसे मान लीजिए कोई भी यूनिट सेल है, ठीक है, तो एक यूनिट सेल में जो है धनायन भी होते हैं और एनायन भी होते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि धनायन कहाँ पर होते हैं। मान लीजिए एक बॉक्स में आपने लड्डू पैकिंग करने हैं और बादाम, ठीक है, तो जो लड्डुओं का साइज़ है वो बड़ा होगा, सेम उन लड्डुओं को आप मानेंगे कि वो एनायन है, और जो बादाम है उन्हें आप मानेंगे कि वो कैटायन है। तो क्या करते हैं, जो बड़े होते हैं उन्हें पहले रखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लड्डुओं को रखेंगे इसमें पहले। उसके बाद क्या है, जो आपके छोटे साइज़ के हैं जो कैटायन है, वो इनके बीच में जो खाली स्पेस बचा है वो यहाँ पे रखते हैं, और इस खाली स्पेस को क्या बोलते हैं, रिक्तिका, वॉइड्स। तो ये बात आपको याद रखनी है कि यूनिट सेल में जो कैटायन है वो यूनिट सेल की पैकिंग को बनाते हैं। पैकिंग मतलब उसके कॉर्नर पर स्थित होंगे, खाली स्थान जो बनाते हैं वो एनायन बनाते हैं। लेकिन उनके बीच में जो रिक्तिका होती है, आपने 2 प्रकार की रिक्तिका पढ़ी है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। तो उन रिक्तिका के अंदर क्या रखे जाते हैं, कैटायन। ठीक है, तो इसी तरीके से हम डिफरेंट पैकिंग के लिए रेडियस रेशियो की वैल्यू निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? जिससे कि हमें पता चले कि वो कंपाउंड कितना स्टेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पोजीशन है उसमें कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, फर्स्ट पोजीशन में, क्योंकि हमारा एनायन जो है वो बड़े साइज का है, तो हम एनायन, और जो धनायन है उसका साइज स्मॉल है, तो हम धनायन के साइज़ को वेरी करेंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, और जो ऋणायन है वो क्या है, फिक्स रखेंगे। तो एनायन का साइज़ जो है वो फिक्स रखेंगे और धनायन के साइज़ को इंक्रीज करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, हमने इतना सा धनायन लिया, ठीक है, वो छोटा सा धनायन लिया, और अब क्या है, इन तीनों शर्तों को मानते हुए कि धनायन जो है दोनों गोलाकार होंगे
और धनायन जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऋण आयन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन बन गई। इसका साइज छोटा है तो केवल इसमें 2 ही ऋण आयन जो हैं इस धनायन को टच कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने तीसरा किया तो वो जो ऋण आयन है आपस में एक दूसरे को टच करेंगे, जो कि कंडीशन में लिखा हुआ है कि ऋण आयन जो है एक दूसरे को टच नहीं करते हुए होने चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हमारी स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी? लीनियर, रेखीय, क्योंकि हमें जो 3 कंडीशन है स्टेबिलिटी की वो एज्यूम्शन भी यहाँ पर फॉलो करनी है। ठीक है, तो अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम निकालते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कंडीशन में, अगर नेक्स्ट कंडीशन में हम थोड़ा सा और साइज बढ़ा देते हैं, ये तो हमारा एनायन है, धनायन का थोड़ा सा साइज और बढ़ा देते हैं, क्योंकि एनायन का साइज तो हमें फिक्स रखना है। अब देखिए इस कंडीशन में ये हमारी स्ट्रक्चर बनी, ये आपके ऋण आयन है और ये जो है धनायन है। ठीक है, अब देखिए अगर और हम इसमें ऋण आयन लगाने लगे तो फिर ये ऋण आयन एक दूसरे को टच करने लगेंगे, जो इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ कर देगा। क्यों डिक्रीज़ कर देगा? क्योंकि ऋण आयन एक दूसरे से टच होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने की वजह से कंपाउंड की एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी और उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए तीनों एज्यूम्शन माननी होंगी। तो यहाँ पे देखिए तीनों पॉइंट फॉलो हो रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जो धनायन है और ऋण आयन है उन्हें स्फेरिकल मानना है, वो हमने मान रखा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट था कि जो धनायन है वो ऋण आयन से टच होना चाहिए, टच भी है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऋण आयन से घिरा हुआ होना चाहिए, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ऋण आयन से घिरा हुआ भी है। ठीक है, और ऋण आयन एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे, तो इस कंडीशन को बोलते हैं क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन क्यों? क्योंकि ये ही ऐसी मिनिमम कंडीशन है जिसमें तीनों शर्तें फॉलो हो रही हैं। ठीक है, और ये कंपाउंड स्टेबल भी होगा। ठीक है, अब इसके लिए हम रेडियस रेशियो निकाल सकते हैं। ये आपका कैसा है? अगर हम इसमें वॉइड देखें रिक्तिका, तो कैसी रिक्तिका होगी? टेट्राहेड्रल, क्योंकि 4 एटम हैं इसमें। तो देखिए इसके लिए रेडियस रेशियो कैसे निकालते हैं, एक बार फिर से बना लेते हैं। यहाँ देखिए ये है, देखिए हम बना लेते हैं एक बार। ये है, बीच में हमारा धनायन है, साइडों में ऋण आयन है। हमने जो धनायन की रेडियस मानी है वो स्मॉल आर, क्योंकि धनायन का साइज छोटा होता है और एनायन जो है उसकी रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, तो इसे अगर हम इसके केंद्र को, धनायन के केंद्र को ऋण आयन के केंद्र से मिलाएं तो एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हम इसमें एक त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला, आप दूसरा भी ले सकते हो। ये जो बॉन्ड होगा टोटल, ये जो एंगल होगा सॉरी, ये 60 डिग्री का होगा। ठीक है, 60 डिग्री का होगा, तो इसके बीच का अगर हम एक ही वो लें, केवल ये वाला, दूसरे कलर से दिखाती हूँ, ये वाला त्रिभुज लिया है हमने, ये वाला, तो ये एंगल तो 30 का होगा। अगर पूरा 60 का है तो ये 30 का होगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें इस तरीके से बन गया ना, यहाँ डायग्राम में देखिए, केवल हमने ये वाला लिया है। लिया क्यों है? क्योंकि हमें ये वाली डिस्टेंस भी पता है, ये वाली डिस्टेंस भी पता है, क्योंकि ये हमारी आर है और ये वाली जो है कैटायन और ऋणायन वाली, ये क्या है? आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, इसीलिए हमने ये वाला एंगल लिया है। अब इस एंगल में हमने cos 30 लगा दिया, cos 30। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है ठीक से। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ये वाला एंगल लिया है, ये वाला, और इसमें क्रिटिकल पोजीशन कोऑर्डिनेशन नंबर तो 3 होंगे, और यहाँ पे क्या है? cos 30 लगाया, तो आधार बटे कर्ण। केवल एक एंगल बना देती हूँ, इस तरीके से लिया है।
ये वाला एंगल, और ये है 30 का। ये हमारी डिस्टेंस है कैपिटल आर, क्योंकि एनायन की है। ये वाली है आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। और कोस 30 का क्या होता है, आधार तो ये हो गया और ये हो गया हमारा कर्ण, तो उससे हमारा ये लंब भी निकल जाएगा। तो कोस 30 वैल्यू लगाई यहाँ पे, देखिए आधार बटे कर्ण, और आधार क्या था आर और कर्ण है आर प्लस स्मॉल आर। फिर इससे इसकी वैल्यू निकाल ली हो आगे का, ये देखिए फिर क्या किया यहाँ पे वैल्यू सोल्व कर लिया, और सोल्व करके इसमें जो वैल्यू आई वो आई 0.155। पीछे मैं रेडियस रेशियो लिखना भूल गई थी फॉर्मूला उसका, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसे यहीं से नोट करेंगे। अब क्या है कि अगर ट्राइएंगुलर अरेंजमेंट है तो उसके लिए जो क्रिटिकल कंडीशन के लिए रेडियस रेशियो है वो कितना आएगा 0.155। तो लीनियर का क्या होगा इससे नीचे वाला, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हम सबके लिए नहीं निकालेंगे, बॉडी सेंटर्ड या एफसीसी या बीसीसी के लिए हमने केवल एक टेबल बना दी और इस टेबल से आपको याद रखना है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए एक टॉपिक और आपको बताना है, वॉइड्स रिक्तिका कि क्रिस्टल जो एकक कोष्टिका है उसमें वॉइड्स कहाँ पर उपस्थित होती हैं। तो देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया वॉइड्स के लिए, एफसीसी फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, क्या इसे बोलते हैं सीसीपी। सीसीपी का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। उसमें आपने पढ़ा था कि एबीसी अरेंजमेंट होता है, ए जो है हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है। हेक्सागोनल कैसे, इस तरीके से, ठीक है। बी वाली जो लेयर है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड बनाती हुई, और टेट्राहेड्रल वॉइड ये है। सी वाली होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाती हुई। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, वैसे ही आपके आता नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दे रही हूँ। फिलहाल आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसमें। देखिए ये है वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, चतुष्फलकीय रिक्तिका की स्थिति कहाँ पर होती है, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल किसे बोलते हैं, जैसे ये यहाँ पे बनी हुई है, इस वाले पॉइंट से लेकर लास्ट वाले इस वाले पॉइंट तक की, यही तो हुआ बॉडी का पूरा विकर्ण। एक विकर्ण ये हुआ और एक विकर्ण हुआ ये वाला, दो विकर्ण। इन दो विकर्ण पर जो है एक बॉडी डायगोनल पर दो वॉइड्स होते हैं, दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं। तो जो दो विकर्ण होंगे तो दो पर कितने हो जाएंगी, 4, और एक ये वाला भी होगा, ये वाला इस पर 4 होंगे ना, ये इस पर और एक ये वाला, 4 विकर्ण हुए तो 4 विकर्ण पर होंगे 8। तो ओवरऑल जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो बॉडी डायगोनल पर होते हैं। टोटल बॉडी डायगोनल होते हैं 4, तो 4 दूनी 8 होंगे। एक एफसीसी क्यूबिक यूनिट सेल में। अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल में जो वॉइड्स होते हैं वो तो एक तो बिल्कुल बॉडी के बिल्कुल सेंटर में, जैसे कि यहाँ पे आपने बना दिया। दूसरा क्या है, जितने भी इनके एज हैं, एज ये होते हैं किनारे, इन किनारे के बीच में, प्रत्येक किनारे के बीच पर एक होगा। तो आप किनारे गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 होंगे, ठीक है। और इन 12 वॉइड में जो है एक वॉइड, एक कोशिका के अंदर कितना हिस्सा आता है एक वॉइड्स का, 1/4। तो यहाँ पे निकाला तो 3। तो इस तरीके से अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखते हैं एफसीसी में तो 4 होते हैं। और वरना तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं कि जितने भी एकक कोशिका में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लीजिए सिंपल में 1 था, तो टेट्राहेड्रल जो वॉइड होते हैं वो होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम जेड से डिनोट करते हैं, इस जेड के दुगने 2z, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जेड के इक्वल होते हैं। तो इस शॉर्ट ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। आप अगर पूछ लिया जाता है कि किसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड या टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं, तो आपको उसमें किसी भी एकक कोशिका में नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखना है, कितने अवयवी कण हैं, और उस अवयवी कण को अगर दुगना कर दोगे तो आ जाएंगे आपके चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या, और जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसी के इक्वल जो होती हैं वो ऑक्टाहेड्रल
वॉइड्स होते हैं अष्टफल के रिक्तिका की संख्या। तो अगर आप इससे समझना चाहते हैं तो इससे समझ सकते हैं, वरना आपकी शॉर्ट ट्रिक है कि जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसका डबल कर दोगे तो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ जाएंगे, और अगर जितने हैं वो उन्हीं के बराबर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, और आज ये आपका चैप्टर फिनिश है।